हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है इस टाइम आप सबके एग्ज़ाम्स हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ विद क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, सो ऑर्गेनिक का मैं आपको बता दूँ, यू हैव 2 चैप्टर्स इन 11th ऑफ ऑर्गेनिक. The first one is some basic concepts of organic chemistry and the second is hydrocarbons, right? सो इनका अगर हम वेटेज देखें आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नियर बाय आप कह सकते हो कि 13 to 14 तक की वेटेज जो है वो इन 2 चैप्टर्स में से रहेगी। ठीक है, मिनिमम हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस हैं, सर्टेन कन्वर्जन्स हैं, जो मैकेनिज़्म हैं जो लगातार रिपीटेडली आती हैं, तो मैं वही सब डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप जो मैं अभी थ्रू पीडीएफ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर आप यही कर लेते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द जो टॉपिक्स हैं आपके वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन 2 चैप्टर्स में से आप कह सकते हो कि प्रॉबेबली 90% आप ये कह सकते हो कि आपको चैप्टर आता है। अब 10% थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 मार्क का है ना, हो सकता है, तो उसका मैं कोई गारंटी नहीं ले रही हूँ, बट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंगली these are the very important questions, right? So let's start with the important naming reactions. तो टोटल नियर अबाउट आई थिंक 10 नेमिंग रिएक्शंस हैं जो मैंने निकाली हैं जिनको आपने याद रखना है। ठीक है, द फर्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता दूं, ये जितनी भी मैं रिएक्शंस आपको बता रही हूँ ये या तो बाय नेम आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं या फिर आपको रिएक्टेंट दे दिया जाएगा और क्वेश्चन मार्क करके पूछ लिया जाएगा दैट व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, राइट? तो या फिर मतलब किसी भी ऐसे घुमा फिरा के भी डाल सकते हैं, लेकिन फोकस इन्हीं पे रहेगा। बात समझ रहे हो ना? सो द फर्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या होता है कि आप कोई भी एल्कीन कंसिडर करते हो। हेयर आई एम शोइंग यू ओजोनोलिसिस में आप कोई भी एल्कीन ले रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने इथीन लिया हुआ है, उसमें आपने ओजोन को ऐड करना है। जैसे ही ओजोन को ऐड करोगी, ये देखो ऐड आपने ऐसे करना है। ठीक है, ऐड जो आपने करना है इट विल बी लाइक एक तरफ ऑक्सीजन ऐड कर देना है, जो बाकी के 2 ऑक्सीजन है वो दूसरी तरफ ऐड कर देने हैं। ठीक है, एक ये 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। ओजोन ऐड किया, आफ्टर दैट आपने जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवा दिया। ये क्या करेगा, ये रिडक्शन हो जाएगी इसकी। ठीक है, और ये दोनों जो क्लिवेज है इस कंपाउंड की वो इस वे में होगी जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से शो कर रखा है। और फाइनली आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं वो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड या कीटोन आपके एंड प्रोडक्ट आते हैं। डिपेंड करता है, अगर आपकी एल्कीन के पास हाइड्रोजन्स हैं तो एल्डिहाइड एज ए प्रोडक्ट आएगा, अगर साथ में अल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो कीटोन आएगा, राइट? उसके बाद में आ जाती है सेकेंड रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन आपको पता है मोस्ट कॉमनली कौन सी रिएक्शंस करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज आके बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और खुद उसकी जगह पे है ना आ जाएगी। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस हैं। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की टोटल 6 हैं। ये 6 की 6 मैंने लिखी हुई हैं। जैसे फर्स्ट कौन सी है, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में बेंजीन के ऊपर हेलोजन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लोरीन लगाया हुआ है, और इसके लिए आपको रिएजेंट कौन सा डालना पड़ेगा, यू हैव टू रिएक्ट बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 या FeCl3 ये यहाँ पे लुईस एसिड का काम करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर नाइट्रेशन करनी है तो नाइट्रेशन में बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आएगा, NO2। और ये कैसे आएगा, अपॉन रिएक्टिंग विद कंसनट्रेटेड HNO3, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? आफ्टर दैट सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ग्रुप यानी कि SO3H, ये कैसे आता है, अगर आप बेंजीन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हो। क्लियर? देन आपके पास है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसका मतलब है आपने बेंजीन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप लगाना है। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना है, जैसे हमने मिथाइल लगाया हुआ है ना। तो ये कैसे आएगा, अगर आप बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है, किसके साथ कर देते हो, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है मार्क भी कर देती हूँ। अगर आप बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ कर देते हो, अल्काइल हैलाइड के साथ,
ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। और यही अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन जो है अल्काइल क्लोराइड की बजाय इसाइल क्लोराइड के साथ करूँ, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो ये पूरे का पूरा ग्रुप यहाँ पे आप देख रहे हो बेंजीन के ऊपर लग गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक अल्काइलेशन है, एक एसाइलेशन है, याद रखिएगा ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेंजीन की, ठीक है। ओके देन आफ्टर दैट आ जाती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी किसकी है, अल्काइल हैलाइड की है। आप क्या करते हो इसमें, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे बेटा अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाते हो, अल्काइल हैलाइड लिया, उसको रिएक्ट करवाना है सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जब ये करवाओगे तो क्या होना है, एक आपका जो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, जो एक अल्काइल हैलाइड है उसका कार्बन वाला जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन करके यहाँ पे चेन में डबल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मिथ था तो ये इथ बन गया, अगर इथ लोग के मतलब लेके चलोगे तो ब्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा डबल हो जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्लियर हो गया। देन द रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजनेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे आप अल्काइल हैलाइड लोगे, एक कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का Cl, ये रिमूव हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगी। क्लियर। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नेम है डीहाइड्रोहेलोजनेशन। डी मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। और इसके लिए आपको रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा, एल्कोहलिक KOH के साथ, याद रखना इस रिएजन को, ठीक है। देन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का सिंपल सा मीनिंग है वाटर को रिमूव करना है। तो आपने इसके लिए अल्कोहल लिया, का एक कार्बन का OH दूसरे वाले कार्बन का H, दोनों निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगी। और ये कैसे होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है बेटा, वाटर का रिमूव होना, हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट रिएक्शन है कि आप एल्कीन लो, ठीक है, एल्कीन आप कोई भी कंसिडर करो, उस एल्कीन में आप वाटर को ऐड कर दो, एक तरफ H ऐड हो जाएगा, दूसरी तरफ OH ऐड हो जाएगा एंड फाइनली आपके पास एल्कोहल बन जाएगा। तो ये भी एसिड की प्रेजेंस में होती है। क्लियर। आफ्टर दैट द रिएक्शन इज, ये मैंने ना फर्दर हाइड्रेशन का ही लिखा है रिएक्शन, ये अल्काइन का है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई अल्काइन है आपके पास जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है और उसमें आप वाटर ऐड करते हो, तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, जब डबल बॉन्ड थी वाटर ऐड हुआ तो डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड बन गई। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रिपल बॉन्ड में आप वाटर को ऐड करोगे तो एक तरफ H ऐड होगा, दूसरी तरफ OH, और ट्रिपल बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगी, डबल, है ना। तो फिर क्या करते हैं, ये आपके पास इनोल बन गई, है ना। और इनोल आपको पता है टॉटमरिज्म शो करती है, वो साथ में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटो फॉर्म में। तो आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन एज ए एंड प्रोडक्ट आएगा। क्लियर। देन आ जाती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का मतलब है किसी एक यूनिट का रिपीट हो के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देना। अब जैसे यहाँ पे मैंने इथीन लिया, इथीन मैंने लिए एन यानी कि कितने भी हो सकते हैं, 100 200 300 कितना भी हो सकता है। अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ये इथीन मॉलिक्यूल आपस में अटैच होके बहुत लंबी एक चेन बना देते हैं जिसको आप पॉलीथीन बोलते हो, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली वही पॉलीथीन है जो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में। उसके बाद में साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, ये फर्दर इम्पॉर्टेंट साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है कि आपने ना अल्काइन लेने हैं 3, ठीक है, कि मैंने 3 एसिटाइलिन यहाँ पे ले रखे हैं, यू कैन सी हियर 3 एसिटाइलिन ग्रुप हैं। तो तीनों आपस में क्या करते हैं, एक साइकिल बना लेते हैं और साइकिल बनाने के बाद क्या करते हैं, बेंजीन एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बेंजीन की फॉर्मेशन के लिए ये मेथड है, राइट। देन द मेथड इज डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या आएगा आपके पास,
बेटा नाम से देखो, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ही क्या होता है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना है। अब ये पूरा मॉलिक्यूल लिया, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इतना इतना है, ये पार्ट हम लोग निकाल देंगे, पीछे सिर्फ रह जाएगा CH4। ठीक है, तो मीथेन बन गया। अगर आपने इथ से स्टार्ट किया तो मिथ बन गया। लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन करनी कैसे है आपको ये रिएजेंट यूज़ करना पड़ेगा, NaOH प्लस CaO, और इसका नेम क्या होता है, इट्स नेम इज़ सोडा लाइम। ठीक है, तो सोडा लाइम के प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये 9 इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बता दिए हैं, 10th आप ऐड कर लेना। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस जो रिएक्शन है, ठीक है, एल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए जो यूज़ होती है, तो उसको काउंट कर लेना। तो टोटल 10 नेमिंग रिएक्शन अच्छे से दिमाग में घोल के फिर जानी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट पे मूव करें। रिएक्शन आपने बस इतनी याद करनी है, कन्वर्जन में भी यही यूज़ होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा मैकेनिज़म्स की। तो जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है, कुछ 3-4 मैंने वही बताई हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाती है मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हायर मार्क्स के बनते हैं, लाइक 3 मार्क्स में क्वेश्चन कर दिया आपको, है ना, कि विद मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लेन कर दो मार्कोनिकोव्स एडिशन का। ठीक है, तो मार्कोनिकोव एडिशन का सिचुएशन है क्या, समझ लेते हैं इस बात को। अब देखिए, यहाँ पे बच्चा आपके पास ना एल्कीन है, एक एल्कीन दिख रही है आपको, है ना। मैं फिर से एक सेकेंड, ये देखिए, दिस इज़ योर एल्कीन। ठीक है, इस एल्कीन में क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है। दोनों कार्बन एक जैसे हैं, नहीं है, एक के साथ एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, जब हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कोई मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल ऐड करा, HBr। ठीक है, जब मैं इसको ऐड करूँगी तो ये ऐड कैसे होगा, ये ऐड बेटा कैसे होगा, आप यहाँ पे रूल लगाओगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, अब बच्चे आपको पता है कि जो H है वो पॉजिटिव होता है और जो Br है वो क्या होता है, नेगेटिव, है ना। तो जो Br नेगेटिव है वो किसके पास जाएगा, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है, सो जो H बचा वो दूसरे के पास चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, दिस वन। Br कहाँ गया, सेकेंड वाले कार्बन के पास, और हाइड्रोजन लास्ट वाले के पास चला गया। So this is Markovnikov's rule. According to this rule, the negative part of the adding molecule goes to that carbon which carries less number of hydrogen atoms. क्लियर हो गया, तो ये आपका मार्कोनिकोव्स रूल है। और अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि ये एक्चुअल में ऐसा होता क्यों है ना। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म, तो मैकेनिज़्म ये है बच्चे कि देखिए, सबसे पहले आपके पास अगर हम बात करें, HBr एक एसिड है, वो ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, H पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, है ना। अब क्योंकि एल्कीन भी नेगेटिवली चार्ज्ड होती है और Br भी नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये Br तो इसके पास जा नहीं सकता, दोनों में रिपल्शन हो जाएगी। तो एल्कीन के पास सबसे पहले कौन जाएगा, H पॉजिटिव, एग्जैक्टली। तो पहले कौन गया, एल्कीन में H पॉजिटिव। अब H की मर्जी है, वो किसी भी कार्बन के पास जा सकता है। अगर वो लास्ट वाले कार्बन के पास जाएगा तो सेंटर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना है, और अगर वो सेंटर वाले कार्बन के पास जाएगा तो लास्ट वाले पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना है। तो इसका मतलब दोनों वे में एडिशन हो सकती है, और हमने दोनों वे में कर दी, राइट। आफ्टर दैट हमने देखा कि ये दोनों जो बन रहे हैं, अब बनेगा तो वही ना जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो एक जो है फर्स्ट वन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है और ये वाला प्राइमरी है। अब आपको पता है अच्छे से, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब ये वाला जो आपका कार्बोकेटाइन है ये बहुत ज़्यादा बनने वाला है, ये बहुत कम बनेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बनेगा। अब क्या होगा, एक बार कार्बोकेटाइन बन गया, उसके बाद में Br वो तो फ्री है ना अब अटैक करने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव साइड मिल गई, फटाफट से अटैक कर देगा। तो फर्स्ट वाले केस में ये प्रोडक्ट आएगा, सेकेंड वाले केस में ये। तो क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल था तो मेजर प्रोडक्ट आपका ए बनेगा,
और प्राइमरी कार्बोकेटाइन थोड़ा सा लेस स्टेबल था, तो माइनर प्रोडक्ट आपका ये बनने वाला है। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। सो बेसिकली ये था कि जो आपने रूल बना रखा है मार्कोनिकोव कि हमेशा जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये सब पॉसिबल कैसे है? सो दिस इज ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, राइट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल बेटा जैसे नाम उल्टा है वैसे चलेगा भी बिल्कुल उल्टा, है ना? तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंगली ये HBr है, H पॉजिटिव और Br क्या होता है? नेगेटिव। सो द नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कैरीज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकोव में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता था? जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, और यहाँ पे उसके पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो आप इस बार वहाँ पे जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे वही प्रोडक्ट मेजर बनने वाला है। लेकिन याद रखने वाली चीज़ क्या है? याद रखना ये है बेटा कि ये हमेशा परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा एंटी मार्कोनिकोव, और सिर्फ HBr के लिए पॉसिबल है, ठीक है? अभी के लिए बस ये याद रख लो, मैं कॉन्सेप्ट नहीं बता रही हूँ। तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। अब आपने देखा होगा जब मैंने आपको मार्कोनिकोव कराया तो यहाँ पे मैंने परऑक्साइड कहीं पे नहीं लिखा था ना, ठीक है? तो अगर सिंपल HBr, HCl, HI कुछ भी ऐड कर रहे हो तो मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अगर परऑक्साइड की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो तो एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, ठीक है? क्लियर? अब मैकेनिज्म पे चलें। तो मैकेनिज्म ये है कि इस बार सारे का सारा जो रोल है वो कौन प्ले करने वाला है? परऑक्साइड, ठीक है? तो ये रहा एक परऑक्साइड मैंने ले रखा है जिसको आप बोलते हो बेंजोइल परऑक्साइड। तो बेंजोइल परऑक्साइड ये होमोलाइसिस करेगा, ठीक है? यानी कि ये बिल्कुल सेंटर में से क्लीव हो जाएगा। एक पार्ट अलग हो गया, दूसरा पार्ट अलग हो गया, और दोनों के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वो वापस से आ गया। तो हम लोग कहेंगे ये हमारे पास बेंजोइल रेडिकल बन गया। लेकिन क्योंकि ये रेडिकल अनस्टेबल है, ये फटाफट से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पे यहाँ पे मैंने बेंजाइल रेडिकल लिखा है, यहाँ पे फिनाइल रेडिकल आना था, ठीक है? तो आपके पास ये रेडिकल बन गया फिनाइल रेडिकल। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया होगा, है ना? फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया कि आपके पास जो परऑक्साइड है सबसे पहले वो सारा काम करेगा, और वो क्या करने वाला है यहाँ पे? वो बेंजोइल परऑक्साइड इस रेडिकल तक जाएगा, फिनाइल रेडिकल तक। अब होना क्या है? परऑक्साइड का रोल खत्म हो गया, अब किसकी टर्न आएगी? HBr की। तो फिनाइल रेडिकल है, उसको पता है अगर मेरे को एक हाइड्रोजन मिल जाए तो मैंने तो बेंजीन बन जाना है, और बेंजीन अच्छी खासी स्टेबल होती है। तो ये क्या करेगा? ये HBr के पास जाएगा, H ले लेगा, बेंजीन बना गया, पीछे क्या रह गया? Br रेडिकल। अब इसके बाद में क्या होने वाला है? Br रेडिकल के बाद में Br रेडिकल बेचारा बन गया। अब ये किसके पास जाएगा? जो Br रेडिकल बच गया है वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा एल्कीन के पास। जब एल्कीन के पास गया, उसने देखा दो दो कार्बन ऑप्शन में है, तो किसी में भी जाके ऐड हो जाता हूँ। अगर वो लास्ट वाले के पास जाएगा तो इस पे रेडिकल क्रिएट हो जाना है ना? तो ये बन गया। अगर वो सेकंड वाले के पास गया तो लास्ट वाले पे रेडिकल क्रिएट हो जाना है, तो ये बन गया। अब बनेगा ज़्यादा वही जो ज़्यादा स्टेबल है। एक बन रहा है सेकेंडरी रेडिकल, एक बन रहा है प्राइमरी रेडिकल, और आपको पता है सेकेंडरी रेडिकल इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी, ठीक है? तो डेफिनेटली सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा बनेगा, ठीक है? तो मेजर प्रोडक्ट भी सेकेंडरी रेडिकल से ही आने वाला है। अब इसके बाद में क्या होने वाला है? अब सेकेंडरी रेडिकल, प्राइमरी रेडिकल, फाइनली प्रोडक्ट कैसे बनेगा? एक और HBr मॉलिक्यूल से ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे और फाइनली क्या बन जाएगा? हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है? ओवरऑल समझने वाला ये था मार्कोनिकोव रूल में कार्बोकेटाइन के थ्रू सारा जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करता है, और एंटी मार्कोनिकोव में कौन सी मैकेनिज्म चलती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, और प्रोडक्ट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट बनते हैं। उसमें कौन सा बन रहा था? सेकेंडरी बन रहा था, है ना? और इसमें कौन सा बन रहा है? प्राइमरी, ठीक है? क्लियर हो गया इतना? ओके जी। देन अब हम नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट आपकी मैकेनिज्म है बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है? ये वही सारी रिएक्शन है जो बेंजीन की मैंने आपको पीछे करवाई है ना, वहाँ पे नेमिंग रिएक्शन में बेंजीन की मैंने 5 रिएक्शंस बताई हैं।
ये वही रिएक्शंस है और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली बाय नेम भी आ जाती हैं और ये विद मैकेनिज्म भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, फुल फ्लेज क्वेश्चन की लाइक विद मैकेनिज्म सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं सिर्फ ना एक की मैकेनिज्म बता रही हूँ, ये सारी रिएक्शंस की मैकेनिज्म बिल्कुल एक जैसी है। ठीक है, तो एक की मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, बाकी का क्लियर हो जाएगा होपफुली। तो बेटा देखो, ये रहा बेंजीन, इसमें ऐड करना है हमने क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फाइनल प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, क्लोरोबेंजीन। दिस इज द सिचुएशन। हाँ जी, तो अब बात ये है कि बेंजीन जो है वो खुद नेगेटिवली चार्ज्ड है। क्यों नेगेटिवली चार्ज्ड है? ये बेंजीन है, इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, यानी नेगेटिव चार्ज बहुत सारा है, नेगेटिव चार्ज का क्लाउड है बड़ा सारा। तो हमेशा किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? किसी भी पॉजिटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, हम बेंजीन में क्या ऐड कर रहे हैं? क्लोरीन। क्लोरीन पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो बेंजीन को वो बेंजीन में ऐड ही नहीं हो सकता है ना। तो क्या होगा फिर? हमने इसीलिए बीच में डाल दिया AlCl3, ये हमें हेल्प करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो AlCl3 है वो क्लोरीन की बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। AlCl3 एक लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो वो क्या करेगा? एक क्लोरीन को विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और जो पिछला वाला एक क्लोरीन बच गया उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो उस पर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब यही हमें हेल्प करने वाला है। क्लोरीन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, आया कैसे? AlCl3 की हेल्प से। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेंजीन तो भाई जाएगा दौड़ता हुआ इस पे अटैक करने। तो फर्स्ट स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होगा? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन ने इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, ठीक है, और फाइनली क्या होगा? पहले थोड़ी बहुत इंटरेक्शन करी जिसको पाई कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंड फाइनली ये क्लोरीन जाके बेंजीन में ऐड हो गया। ठीक है, ऐड जब हुआ तो आप देख सकते हो, ऐड जैसे ही होगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, है ना। एक पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे क्या कर गई? ब्रेक कर गई, और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, यानी क्या बन गया? कार्बोकेटाइन बन गया, राइट। सो इसका मतलब सेकेंड स्टेप में वही Cl पॉजिटिव जाके बेंजीन में ऐड हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये कार्बोकेटाइन रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज है, और इसको आप यहाँ से शो भी कर सकते हो, ये शो कर सकते हो कि ये कार्बोकेटाइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्लियर। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप क्या था? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड अटैक, थर्ड। बेटा क्लोरीन जैसे ही बेंजीन में ऐड हुआ तो बेंजीन अनस्टेबल नहीं हो गया, क्योंकि बेंजीन तो अपनी 3 पाई बॉन्ड्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल था, कॉन्जुगेशन की वजह से। अब ये देखिएगा क्लोरीन ऐड होने पे मेरा नुकसान हो गया, है ना, क्योंकि मैं तो अनस्टेबल हो रहा हूँ। तो ये क्या करेगा? ये वापस से डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, और डबल बॉन्ड बनाएगा कैसे? हाइड्रोजन को बाहर कर देगा। ठीक है, तो इसने क्या करना है? H पॉजिटिव को निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसी इलेक्ट्रॉन की हेल्प से वापस से डबल बॉन्ड बना ली। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल हाइड्रोजन निकल गया और उसकी जगह पे Cl आ गया। ठीक है, तो ये था ओवरऑल मैकेनिज्म आपका हेलोजनेशन का, जो 3 स्टेप में कवर होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, मैंने आपको 5 रिएक्शंस करवाई हैं। इन 5 रिएक्शंस में हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और 2 फ्रिडल क्राफ्ट। ठीक है, इन 5 की 5 रिएक्शन की मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, सिवाय एक चीज़ के। और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप हर रिएक्शन का डिफरेंट है, इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन सेम नहीं ना हो सकती, अलग अलग होगी। तो ये डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। कैसे होगा? मैं इसीलिए सबका फर्स्ट स्टेप बता रही हूँ, बाकी नहीं कुछ डिस्कस कर रही। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ये देखिए मैंने यहाँ पे बता रखा है, हाँ जी, यहाँ पे देखो नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन जो है आपने देखा था ना, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव आयन क्या करता है? ऑक्सीजन के लोन पेयर को कंज्यूम करके, है ना, उसकी प्रोटोनेशन कर देगा, वाटर रिमूव हो जाएगा और NO2 पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही NO पॉजिटिव क्रिएट हुआ, यही NO पॉजिटिव NO2 पॉजिटिव
जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा और बाकी के 2 स्टेप फिर से क्या आएंगे, बिल्कुल सेम जैसे Cl के थे वैसे ही इसके आएंगे। सल्फोनेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोटोनेट करेगा। ठीक है, एक सल्फ्यूरिक एसिड ने अपना H पॉजिटिव आयन दिया, वो ही H पॉजिटिव आयन दूसरे ने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, वाटर बाहर निकल जाएगा और आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा जनरेट हो जाएगा, आपके पास जनरेट हो जाएगा दिस SO3H पॉजिटिव विच इज़ सल्फोनिक ग्रुप। ठीक है, और वापस से यही अटैक करेगा, बाकी के 2 स्टेप फिर से सेम। देन आफ्टर दैट फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हो, लुईस एसिड यूज़ करते हो। लुईस एसिड का काम आपको पता ही है, इसने Cl नेगेटिव को ले जाना है और पीछे जो CH3 रह जाएगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। ठीक है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैक करेगा। और इसमें क्या होने वाला है, एसाइलेशन में ये एसिड क्लोराइड है, AlCl3 इसका Cl एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, बाद में ये अटैक कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबका फर्स्ट स्टेप मैंने बता दिया, बाकी के सारे स्टेप सेम आएंगे, आपको किसी का भी पूछ सकता है मैकेनिज्म। एंड जो लास्ट मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, इट इज़ अबाउट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। किसी भी एल्कीन में वाटर कैसे ऐड करना है, तो बेटा सिंपल सी बात है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं और एल्कीन भी नेगेटिवली चार्ज है, सो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वाटर डायरेक्टली एल्कीन में कभी भी नहीं ऐड हो सकता है। तो क्या होगा, हमने डाला एसिड, इसी के लिए एसिड ने H पॉजिटिव आयन रिलीज़ किया, वो H पॉजिटिव आयन किसके पास जाएगा, वो जाएगा एल्कीन के पास। एल्कीन उस H पॉजिटिव को अपने में ऐड कर लेगी और क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन जैसे ही बना, अब वाटर अटैक कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया और जो वाटर है वो अपने लोन पेयर के थ्रू अटैक कर देगा और यहाँ पे आके अटैच हो गया। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो H को बाहर निकाल देगा और आपके पास फाइनली क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ठीक है, सो ये आपके पास टोटल 4 मैकेनिज्म थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स शेयर कर रखी हैं। कन्वर्जन यानी कि एक किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना, और कौन सी रिएक्शन लगा के आप ये काम कर सकते हो, आपने ये सोचना है। ठीक है, तो इसमें रिएक्शंस कौन सी लगेंगी, वही जो मैंने करवा दी हैं, समझ रहे हो, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट है। अब जैसे हम लोग चलते हैं फर्स्ट पे, एसिटाइलिन को टोलुइन में कन्वर्ट करना है, ये छोड़ो, सबसे पहले ये करते हैं, एसिटाइलिन को बेंजीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखो, एसिटाइलिन का ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ से बेंजीन बनाना है, कैसे बनाएंगे, मैंने अभी रिएक्शन करवाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें 3 अल्काइन अगर उनको रेड हॉट आयरन ट्यूब में से पास करते हो एट 873 केल्विन, तो वो तीनों आपस में क्या करते हैं, एक साइकिल बना लेते हैं और हमारे पास क्या बन जाती है, बेंजीन बन जाती है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गया, ये वही रिएक्शन है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अगर आपने बेटा एसिटाइलिन से टोलुइन बनाना है, तो एसिटाइलिन ये रहा, टोलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, अब ये है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होने वाली, कैसे होगी, पहले आपको ये तो पता है कि एसिटाइलिन से कम बेंजीन तो बनाएं, तो आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन याद है, आपने 3 अल्काइन यूनिट यूज़ करने हैं और बेंजीन बना देना है। जैसे ही बेंजीन बना, अब हमने लगाना है, हमारा काम क्या रह गया, हमने बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाना है। कैसे लग सकता है, अभी मैंने रिएक्शन करवाई है आपको, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम लोग एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और आपके पास ये अल्काइल ग्रुप कहाँ चला जाएगा, बेंजीन के ऊपर, और क्या बन जाएगा, टोलुइन। ठीक है, तो रिएक्शंस वही हैं, यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। अब जैसे ये देखिए बी पार्ट, सोडियम एसीटेट, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसीटेट, यहाँ से हमने मीथेन बनाना है, हमने एक कार्बन कम करना है, तो क्यों ना हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ा दें, तो कैसे उड़ाएंगे, सोडा लाइम यूज़ करके, है ना। रिएक्शन का नेम क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। तो सिमिलरली आपकी बाकी कन्वर्जन्स हैं, जैसे ये हो गया आपके पास ब्यूटेटुईन को इथेनॉल में चेंज करो, कैसे करेंगे,
ब्यूटाटूइन का मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, इथेनॉल में चेंज करना है, मतलब मेरे को सेंटर से तोड़ना पड़ेगा, तो रिएक्शन कौन सी होगी, ओजोनोलिसिस। वैसे सिंपल सी बात है, इन यानी कि डबल बॉन्ड है, यानी एल्कीन है, किसी भी एल्कीन से अगर आपने एल्डिहाइड या कीटोन बनाना है तो सीधा कौन सी रिएक्शन करोगे आप लोग, ओजोनोलिसिस। तो मैंने पहले ओजोन ऐड किया, रिएक्शन आपको आती है, मैंने ऊपर समझा दी है, और वो ब्रेक डाउन होके इथेनॉल को एज ए कंपाउंड बना देगा, राइट। देन एसिटाइलिन से क्लोरोबेंजीन बनाओ, एसिटाइलिन से क्लोरोबेंजीन, पहले एसिटाइलिन से बेंजीन बनाएंगे, बाद में इसी बेंजीन की हेलोजनेशन करके क्या बना देंगे, क्लोरोबेंजीन। दोनों रिएक्शन करवाई हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कन्वर्जन, बेंजीन को पैरानाइट्रोबेंजीन में, सॉरी पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमने बेंजीन ली, हमने उससे ये बनाना है पैरानाइट्रोब्रोमोबेंजीन। तो कैसे बनेगा, ठीक है, दो मेथड हैं। आपने बेंजीन के ऊपर क्या क्या लगाना है, एक लगाना है NO2, एक लगाना है Br। आपको पता है ये कैसे लगता है, ये लगता है अगर आप नाइट्रेशन करते हो, और Br कैसे लगता है अगर आप हेलोजनेशन करते हो। तो इसका मतलब दो रिएक्शन करनी पड़ेंगी, एक हेलोजनेशन और एक नाइट्रेशन। लेकिन बेटा ये भी बहुत मैटर करता है कि पहले कौन सी करनी है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे दोनों करके बताई हुई हैं आपको, और देखो प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट आ रहा है। मैंने फर्स्ट वन में क्या किया, फर्स्ट वन में मैंने बेंजीन की ब्रोमिनेशन करवा दी, यानी हेलोजनेशन करवा दी, तो ब्रोमीन आके लग गया बेंजीन के ऊपर। उसके बाद में मैंने नाइट्रेशन करवा दी। बेटा एक ग्रुप लगाना बड़ा इजी है, बेंजीन के ऊपर अगर एक ग्रुप लगा रहे हो ना वो कहीं भी लग जाएगा, क्योंकि सारी पोजीशन एक जैसी हैं। लेकिन जब एक बार एक ग्रुप लग गया ना और आप दूसरा लगाना चाह रहे हो, तो दूसरा अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता, ये पहले वाला ग्रुप डिसाइड करेगा कि मैं सेकंड वाले को कहाँ पे भेजूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि बेंजीन पे ऑलरेडी ब्रोमीन लग चुका है, ब्रोमीन हमेशा क्या करता है, जो नेक्स्ट ग्रुप आता है उसको या तो ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, और या फिर क्या करेगा, उसको पैरा पोजीशन पे भेजेगा। तो यहाँ पे कौन से दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं बेटा, ऑर्थो एंड पैरा, ठीक है। तो पैरा जो है वो मेजर बनेगा, ऑर्थो भी बनेगा लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो ये बन गया। लेकिन अगर मैं, ये बिल्कुल सही मेथड था, लेकिन अगर मैं पहले नाइट्रेशन कर देती ना, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा देती पहले, तो फिर क्या होना था, फिर होना था जब मैंने हेलोजनेशन करनी थी, तो जो नाइट्रो ग्रुप है वो पता क्या करता है, वो ऑर्थो पैरा के ऊपर कभी नहीं भेजता किसी को, वो कहाँ पे भेजता है, सीधा मेटा पोजीशन पे। तो होना क्या था, नाइट्रो ने ब्रोमीन को कहाँ पे भेज देना था, मेटा पोजीशन पे। तो प्रोडक्ट ये बन जाना था, हमें चाहिए था ये, तो ये बनना ही नहीं था, समझ रहे हो। तो फर्स्ट टाइम कौन सा आप इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हो, सेकंड टाइम कौन सा भेज रहे हो, ये मैटर करता है कि किस पोजीशन पे जाएगा। देन फर्दर कन्वर्जन है, बेंजीन को एसीटोफिनोन में कन्वर्ट करना है। अब मैंने समझा तो आपको दिया है ना बेसिकली कि कैसे प्रोसीड करना है, यहाँ पे मैंने सारी सॉल्व करी हुई हैं, रिएक्शंस सारी जो मैंने पिछली आपको समझाई हैं वही यहाँ पे लग रही हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो ये सारी कन्वर्जन्स आपने एक बार जो है इनके गो थ्रू हो जाना है, ठीक है। सारी पिछली रिएक्शंस लग रही हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे बेटा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं। ये मैकेनिज़्म और नेमिंग रिएक्शन के अलावा जो आपने थोड़ा बहुत देख के जाने हैं, ठीक है, वो कौन से हैं। सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो कार्बन आयन फ्री रेडिकल सबकी स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर आपको कार्बोकेटाइन की पूछी जाती है, ठीक है। दो फैक्टर पता ना कौन कौन से हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, तो इनको याद रखना है, इनके बेसिस पे एक्सप्लेन करके आना है। मैं यहाँ पे आंसर्स नहीं एग्जैक्टली लिख के दे रही हूँ, ठीक है, वो आप बुक से देख लेना, लेकिन क्वेश्चन याद रख लो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो ये देखो सेम क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन वही हैं, ठीक है। ये वाला कार्बोकेटाइन इससे ज़्यादा स्टेबल क्यों है, याद रखना है, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज ऑलवेज स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है, वाई बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन, वाई एलाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन मिथाइल। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ जाना है, रेजोनेंस, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए बुक देख लेना एक बार।
इसके अलावा और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, आपको बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। तो मेनली फिनोल का, एनिलीन का, बेंजल्डिहाइड का, नाइट्रोबेंजीन का, इनके और एक हैलोजन्स का, ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, इनके तो बनते तो सबके ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करे जाते हैं इनको एक बार देख लेना। आइसोमेरिज्म जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस आइसोमर्स का पूछ लेते हैं ज़्यादातर, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म का पूछ लेते हैं, बट स्टिल आपने आइसोमर्स एक बार विद एग्जांपल थोड़ा सा रीड कर लेना है। हाँ जी, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जनरली आपसे पूछा जाता है दैट हाउ विल यू टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दैट मीन कि अगर मैं आपको कोई दो कंपाउंड देती हूँ, उसमें एक कंपाउंड एल्केन है, दूसरा कंपाउंड आपका एल्कीन है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एल्केन है और कौन सा एल्कीन है। तो आप बोलोगे मैम बड़ा इजी है, हम एक छोटा सा टेस्ट करेंगे, ठीक है, और उस टेस्ट का नेम क्या है, हम उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे। हमने जो भी आप कंपाउंड दोगे हम उसमें ब्रोमीन ऐड कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। होगा क्या बेटा, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है, तो ब्रोमीन एल्कीन में बड़े आराम से ऐड हो जाती है। ऐड होने के बाद उसका कलर ख़त्म हो जाता है, इट विल बी कलरलेस। तो अगर तो ब्रोमीन का कलर रेडिश ब्राउन से कलरलेस हो गया, तो इसका मतलब जो मैंने आपको कंपाउंड दिया था वो अनसैचुरेटेड था, उसमें डबल बॉन्ड थी या ट्रिपल बॉन्ड थी, यानी कि वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। लेकिन अगर इसकी जगह पे मैंने आपको एल्केन दिया होता, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड होती है, ब्रोमीन इसमें ऐड हो ही नहीं सकता, तो ना तो ब्रोमीन इसमें ऐड होना था ना ही इसका कलर जाना था। तो हम अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, सॉरी ब्रोमीन CCl4 टेस्ट। तो यहाँ तक क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट, वाई ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन आइसोमर। स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइन आंसर बता रही हूँ, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर सरफेस एरियाज। क्लियर, तो बाकी एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ऑलरेडी सब प्रोवाइड करा हुआ है, तो पढ़ लेना वहाँ से, ठीक है। मैं सिर्फ बता क्या रही हूँ, इम्पॉर्टेंट टॉपिक। IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत टफ जो मैंने आपको इतने सारे रूल्स करवाए हो इतना नहीं पूछेंगे, थोड़ा लाइट ही पूछेंगे, ठीक है। तो फंक्शन ग्रुप्स के नेम वगैरह देख जाना, 1 to 2 मार्क्स में IUPAC नेम किसी ना किसी का पूछ ही लेते हैं। यस, वाई अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, तो रीज़न क्या है, ड्यू टू द sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। -I इफेक्ट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर कैसे अफेक्ट होता है, ठीक है, तो -I की इफेक्ट की वजह से हमेशा किसी भी चीज़ का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज कर जाएगा। गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन होगा बुक में, ठीक है, फ्लोरो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, वाई, तो वो देख लेना, वो -I इफेक्ट के कारण है। अच्छा, अब ये थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए कि और इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल डिफाइन कर दो, एग्जाम्पल दे दो, है ना, ऐसे करके। एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल मैंने बताया था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, ठीक है, तो उस रूल के बेसिस पे कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है कौन सा नहीं है वो पूछा जा सकता है। वाई एल्कीन्स प्रेफर टू अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एल्कीन यही टाइप की रिएक्शंस क्यों करते हैं, एल्कीन्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करते हैं, ठीक है, और एल्केन्स को हम पैराफिन क्यों बोलते हैं। तो ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं जो मेरे अकॉर्डिंग फर्दर इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिए, ठीक है। अब आई होप आप दो यूनिट में से जो इतने बड़े बड़े हैं उसमें से इतना लिमिटेड पोर्शन तो आप याद कर ही सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना यहाँ पे भूल गई बेटा, एक आपने रूल पढ़ा था सेटजेफ रूल, ठीक है, तो सेटजेफ रूल जो है वो भी पढ़ लेना। सेटजेफ रूल क्या होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल देन लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, तो उसको स्किप नहीं करना, वो भी देख लेना, ठीक है। अब जब ये सारा एक बार वीडियो देखना समझ आ जाएगा, देन अच्छे से इनको याद कर लेना अच्छे से, और ऑर्गेनिक देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ और सिर्फ पासिंग का या एवरेज का सोच रहे हो तो, ठीक है। अगर 100% स्कोर करना फिर तो सारा ही पढ़ के जाओ, राइट, वो मैं मना नहीं कर रही हूँ।
तो इसके बाद जब यहाँ तक सारा कर लोगे उसके बाद में ना यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। ये बेटा वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में, ठीक है, बोर्ड में, डीएवी बोर्ड में आ चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। अगर आपको जो मैंने अभी ऊपर पोर्शन करवाया अगर वो आपको आता होगा, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, तो ये क्वेश्चंस आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। अब जैसे ये पहचानो ये कौन सी रिएक्शन है, इन्होंने दे दिया इसमें O3 ऐड कर दो, जिंक वाटर के साथ बाद में रिएक्ट कर देना, तो प्रोडक्ट क्या होगा, बना सकते हो ना, ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसे करके ही आपके पास ये कुछ सर्टेन क्वेश्चंस हैं, इनके गो थ्रू ज़रूर हो जाना। ये डीएवी बोर्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक आ रखे हैं ये वो सारे हैं, तो एक बार इनको आप लोग क्या करना, देख लेना, ठीक है। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बाकी जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं, जितने आपको कन्वर्जन्स या मैकेनिज्म्स बोली हैं, इनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। और फर्दर कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होता है, कहीं पे प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो होपफुली आपको जो है क्लियर हो। अब ये मत सोचना कि मैम ने इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए है ना, ऊपर इतने सारा पहले पढ़ा दिया फिर अब इतने सारे क्वेश्चन दे दिए तो कैसे याद होंगे। बेटा ये वही है, सब ऊपर वाला है, तो उधर से एक बार पढ़ लेना, बाद में बस आपने देखना ही है कि हाँ कैसे कैसा क्वेश्चन बना रखा है, बस है वही सबका सब, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर के ये मैंने क्वेश्चन जो है आपके लिए कलेक्ट करे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बोर्ड जो है वो किस टाइप के क्वेश्चन आपको डाल सकता है, ठीक है। सो ये एक बार ज़रूर देख लेना। नाउ होपफुली आपको ये यूनिट 2 यूनिट सॉरी है ना अच्छे से इंपॉर्टेंट क्लियर हो गए होंगे। मैं ट्राई करूँगी और एक वीडियो आपके लिए है ना एक आधी और लेके आ सकूँ, ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा इजीली निकल जाए, राइट। ओके जी, थैंक यू, बाय बाय।